पूरी कोशिश कर रहा हूं। पहले हम अदालत में भी हम गए हैं, हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। दोनों मेन पार्टीज ने अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो साइन किया था, दोनों ने कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। तो मैं अब ये हमारी पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन खत्म करने की, और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। ये सब सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। अमेंडमेंट रखेंगे पार्लियामेंट में। मुख्तलिफ आपको जो है वो चैलेंज के टेस्ट थी, लेकिन उसमें वो नाकाम रही। पहले इस्तीफों की धमकी, लॉन्ग मार्च की धमकी, दूसरे ऑप्शंस, लेकिन नाकाम रही। लेकिन पंजाब में ये सूरत हाल है कि जहाँ पे एक बड़ी अपोजिशन जमात है, उसके अरकान असम्बली हर दूसरे रोज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मिलते हैं और उनकी क़यादत पर और PTI पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि सेनेट के बाद इस PDM का क्या मुस्तकबिल है? ये PDM जो अब मुख्तलिफ बहरानों में जो चैलेंजेस देने में नाकाम रही है, सेनेट के इंतखाब के बाद इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? PDM ने फेल होना था। मैंने अपनी पार्टी की मीटिंग्स में कहा, मैंने कैबिनेट में ये कहा, मैंने मीडिया पे ये कहा। क्यों फेल होना था इन्होंने? क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे पब्लिक को निकालने के लिए। पब्लिक जब भी निकलती है तो वो हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ निकलती है। वो हुक्मरानों की करप्शन के लिए पब्लिक कभी नहीं निकली। अभी लेबनान में देखें, पब्लिक सड़कों के ऊपर है हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ। साउथ अमेरिका में कई मुल्कों में पब्लिक निकली है हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ। इराक में निकली है, वो कहते हैं कि जी करप्शन हो रही है। लेकिन कभी भी पब्लिक आज तक किसी करप्ट पॉलिटिशियन की करप्शन बचाने के लिए नहीं निकली, और ये कोशिश कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि लोग बेवकूफ हैं। लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ होता ही नहीं है जो पब्लिक को बेवकूफ समझे, और ये साबित हो गया। मीनार पाकिस्तान जो हमने 4 दफा भरी है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान तो भरा ही तब जाता है जब लाहौर के लोग चल के आए। तो जब लाहौर के लोग नहीं निकलेंगे, आप जितने मर्जी बाहर से कीमे के नान खिला के लोगों को लेके आए, कभी भी नहीं भरा जाता। तो ये जो फ्लॉप हुआ है PDM, इसने होना था। सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट गिरा देगी अगर हमें आप NRO नहीं देते, यानी हमने जो डाके मारे हैं हमें माफ नहीं करते। तो इसने तो फेल होना ही था। और ये आगे भी इनका ये अपनी पार्टी से इकट्ठा रखते हैं, जी हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत परसों जा रही है, हुकूमत 2 महीने में, ताकि इनकी पार्टी इकट्ठी रहे, क्योंकि नजरिया तो है ही नहीं। किसी पार्टी का लीडर रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहा है, खुद दुम दबा के भगौड़ा होकर लंदन बैठा हुआ है, बेटे उसके बाहर बैठे हुए हैं, वो जवाब दे नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्टेड है, और वहां बैठ के वो समझ रहे कि इनकलाब आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, वैसे तो परसेप्शन बेस्ड रिपोर्ट होती है, लेकिन समटाइम्स परसेप्शन जो है वो रियलिटी से भी ज्यादा उसकी वैल्यू समझी जाती है। 2 चीजें जिसके ऊपर बाकी चीजें तो सामने आई, लेकिन एक डेमोक्रेसी और एक जो है वो जो रूल ऑफ लॉ है, उसके ऊपर पॉइंट्स जो है वो कम हुए हैं पिछले 2 सालों में। तो क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट का जो किरदार था वो पूरा अपना, ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है उन्होंने पहले दिन से ही जिस तरह का किरदार अदा किया, और साथ रूल ऑफ लॉ के हवाले से सर पुलिस जो है उसका बड़ा किरदार है, तो ये इनमें पॉइंट्स क्यों कम हुए, क्या समझते हैं आप? पार्लियामेंट चलती कैसे है? पार्लियामेंट के अंदर एक गवर्नमेंट होती है, एक ऑपोजिशन होती है। पार्लियामेंट चलती ऐसे है जब ऑपोजिशन का काम होता है कि मुल्क के मसले मसाइल की निशानदेही करे और वो गवर्नमेंट को मुसलसल प्रेशर में रखे अवामी मसलों के ऊपर या कानूनी मसलों के ऊपर। लेकिन कभी डेमोक्रेसी ऐसे भी चली है कि ऑपोजिशन इकट्ठी होकर कहे कि हमारी चोरी माफ करो, हमें NRO दे दो, नहीं तो हम चलने नहीं देंगे। और जो इन्होंने किया आपके सबके सामने है कि पहले दिन से शुरू हो गए, कभी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, उसमें हम कहें ठीक हम तैयार बैठे हैं, खोले इलेक्शन। कभी कहें जी माशी हालात बुरे हैं, वो माइशत के तो जिम्मेदारी हैं, तो वो हमारे से पूछ रहे हैं जी कि ये देखिए कर्जे ये चढ़ गए हैं, और हमारे से पूछ रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं कि NRO दे दे। फिर फैटफ के ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा ब्लैकमेल किया, क्योंकि फैटफ के अंदर मुल्क ब्लैकलिस्ट हो सकता था, और ब्लैकलिस्ट का मतलब यहाँ सैंक्शंस लग सकती थी। तो उन्होंने उसके ऊपर फिर हमें ब्लैकमेल करना शुरू, और फिर बकायदा लिख के दिए कि
34 शिकें चेंज करो 38 में से, यानी नैब को खत्म कर दो। तो जमहूरियत तो नहीं चलती ऐसे। जमहूरियत तो अब चोर इकट्ठे हो जाए और कहे जी हमारी चोरी छोड़ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, तो ये तो जमहूरियत नहीं चलती। और इसलिए वो ठीक कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की डिबेट और गुफ्तगू होना चाहिए था, जो कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। मेरा नाम मियां असलम है, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं एक्सप्रेस टेलीविजन से हूँ। मैं कुछ नाम आपके सामने दूंगा और उन नामों पे मेरा सवाल बेस करेगा। बैरिस्टर शहजाद अकबर, मुराद सईद, डॉक्टर शहबाज गिल, तो ये ऐसे नाम हैं जो फ्रंट लाइन पर डिफेंड भी आपको करते हैं और अपोजिशन का भी बड़ी तनकीद का निशाना बनते हैं। कोर्ट में भी इनके हर दूसरे दिन पेशियां करते हैं। दूसरी तरफ इन्हें पार्टी के अंदर भी कुछ हमलों का सामना रहता है, मुखालफत होती है। सेम जैसे उस्मान बुज़दार साहब को आप लेके आए हैं, कोविड में इन्होंने जिस तरह काम किया, दूसरे इन्होंने काम किए, वो पता चलता है कि हर तीसरे माह जो है वो कोई 8-10 लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने के जो है वो चक्कर में है। तो आप इस नेक्स्ट में कि अपने लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? ऑपोजिशन और ख़ास तौर पर इनके जो बड़े बड़े नामवर डाकू जब ये तनकीद किसी की करते हैं तो वो उसका एजाज होता है। ये जब मुझे तनकीद करते हैं ना, ये सारे हर रोज शाम को बड़े बड़े डाकू बैठ के, तो मैं समझता हूं कि मैं कुछ तो काम अच्छा कर रहा हूं मुल्क में। अगर ये मेरी तारीफ करें तो मैं अपनी तौहीन समझूं, क्योंकि ये इन्होंने 30 साल से 35 साल से इस मुल्क का खून चूसा हुआ है। तो अगर वो हमारे लोगों की तनकीद करते हैं, फिरदौस की, इसकी, शहबाज की और मुराद सईद की, तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ा एजाज है। इसका मतलब ये जहाद कर रहे हैं इन चोरों के खिलाफ। और जहां तक अंदर है, बदकिस्मती से ये तो होता ही है पॉलिटिक्स में, अंदर एक पार्टी के अंदर भी कंपटीशन चलती है, क्योंकि ये कोई रेजिमेंटेशन तो नहीं होती है, कोई एक डिक्टेटरशिप तो नहीं है, तो इसमें तो ये चलता रहता है, इसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। पीएम साहब, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद चौधरी है और मेरा ताल्लुक 92 न्यूज लाहौर से है। पीएम साहब कहते हैं कि जमाने भर के जो मोतबर हैं वो खुद लरजते हैं आईनों से, कोई तो इनका हिजाब पलटे, मैं इनका रोजे हिसाब देखूं। आपने इनके हिजाब पलटे हैं, जो कब्जा माफिया था, जो सियासी माफिया था, इसके उनके ऊपर आपने हाथ डाला। पहले साल हजारों एकड़ आपने और सीएम साहब ने जबरदस्त कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया और जबरदस्त एक्शन लिया। फिर बीच में कुछ खामोशी आ गई, अब आपने फिर से कब्जा माफिया के ऊपर बड़ा जबरदस्त हाथ डाला है। लाहौर में खोखर पैलेस हो, दीगर कब्जा माफिया हो, बहुत जबरदस्त ऑपरेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में दोबारा से फिर से ये कब्जा माफिया जो है चंद माह के बाद दोबारा से फिर एक्टिव हो जाए? इस हवाले से क्या इकदाम करें? पाकिस्तान में जो कब्जा माफिया फैलते गए हैं, बढ़ते गए हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये कब्जा माफिया के पीछे सियासी रहनुमा, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बल्कि पॉलिटिशियंस खुद कब्जा माफिया का हिस्सा बन चुके हैं, वो खुद जमीनें कब्जा करते हैं। और ये कब्जा माफिया चल सकता ही नहीं है जब तक इनकी पुश्त के ऊपर गवर्नमेंट ना खड़ी हो। खोखर पैलेस गिराया गया और मरियम नवाज वहां पहुंच के खड़ी होकर उन्होंने बड़ी उसकी हौसला अफजाई की, एक कब्जा माफिया की। इससे क्या चीज सामने आती है? इससे नंबर 1 चीज तो ये सामने आती है कि ये जो इसने मरियम से सवाल पूछना चाहिए था कि पहले ये तो चेक कर लें कि जो इसने जमीन इसकी छुड़वाई गई है, क्या इसकी वाकई अपनी थी या इसने गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ था? क्योंकि वो तो सब कुछ कागजात में है, रजिस्ट्री, लैंड रजिस्ट्री के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि इसकी जमीन ही नहीं थी जो पकड़ी हुई है। 1.25 अरब रुपए की जमीन, यानी 130 करोड़ रुपए की जमीन के ऊपर इसने कब्जा किया हुआ था। और वो मुल्क की जो अपने आप को फ्यूचर लीडर कहती है और एक करप्ट आदमी जो कि मुल्क से फरार हुआ पैसे चोरी करके, उसकी बेटी उसकी हिमायत कर रही है जिसने 1.25 अरब रुपए की गवर्नमेंट जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था। इससे क्या साबित होता है कि पहले तो ये सारा जो कब्जा हुआ था वो इनकी गवर्नमेंट के दौरान हुआ था और इन्होंने इसको पूरी प्रोटेक्शन दी इस कब्जा माफिया को। और फिर इस कब्जा माफिया से जो अगला सवाल है कि वो जो इनकी खिदमत करता था वो भी पता चले कि कैसे क्या खिदमत करता था। इसका मतलब कि ये पहले कब्जा ग्रुप की पुष्ट पे खड़े होते हैं, फिर उससे फायदे उठाते हैं। अब अगर तीसरी चीज ये कि अगर गवर्नमेंट यानी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो
قبضہ گروپ کے ساتھ, تو پھر انتظامیہ کا کیا قصور ہے؟ وہ پھر کیوں نہ اپنے قبضہ گروپ پالے؟ پھر پولیس کیوں نہ اپنے قبضہ گروپ کے ساتھ کنیکشن رکھے اور پیسہ بنائے, جبکہ ملک کا پرائم منسٹر بنا رہا ہے؟ تو یہ جو قبضہ گروپوں نے ملک میں تباہی مچائی ہوئی ہے, شہروں میں سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی جو ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں, وہ بیچارے محنت کاش جا کے کمائی کر کے زمین خریدتے ہیں, اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پیچھے ان کے یہ بڑے بڑے ڈاکو جو پولیٹیشنز ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ پولیٹیشنز کے پیچھے بھی ان کسی بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہم نے نہیں چھوڑنا, کوئی NRO نہیں ملے گا, اور ان کے جو نیچے بیٹھے ہوئے قبضہ گروپ ان کو بھی ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا. میرا ایک سوال آپ سے مولانا فضل الرحمان کے کچھ تفصیل ہوگا. PDM بنی, آپ کی حکومت کے خلاف 11 جماعتوں نے PDM بنائی, مولانا فضل الرحمان کو اس کا سربراہ بنایا. استعفوں سے بات ہوتی ہوئی اب فارن فنڈنگ تک پہنچ چکی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے نالا ہو کر مولانا فضل الرحمان نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر فیصلے مریم اور بلاول نے کرنے ہیں تو وہ PDM کے سربراہ کیوں ہیں. اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے ان کے اوپر فارن فنڈنگ اور کچھ غیر ملکی ممالک سے امداد کے حوالے سے, فنڈنگ کے حوالے سے بھی کیس الیکشن کمیشن میں ڈال دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب PDM کے سربراہ رہیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ فارن فنڈنگ کا سامنا کریں گے یا آپ کی حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے؟ فارن فنڈنگ کا ایک ایسا ہوا کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پھنساتے پھنساتے سارے خود پھنس گئے. جتنا بھی آپ یعنی فارن فنڈنگ کیا, آپ جو اکاؤنٹس ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ اٹھا دیا ہے. اب ہم چاہیں گے کہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. ساری پارٹیز کی فنڈنگ کی پوری اسکروٹنی کی جائے الیکشن کمیشن, اور جب یہ اسکروٹنی کریں گے, میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ایک پارٹی کے سب سے بہترین اکاؤنٹس ملیں گے, اس پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف, جس نے باقاعدہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے, جس نے جن ڈونرز نے پیسے دیے ہیں ان کے پتہ ہے, ایڈریس. 40,000 ہمارے پاس ڈونرز کے نام ہیں. کوئی بھی ان کو کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتا ہے کہ وہ انہوں نے پیسے دیے یا نہیں دیے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 1,000 نام دے دیں, کوئی بھی ان پارٹی میں سے 1,000 کیا 100 نام دے دیں جنہوں نے ان کو آفیشلی پیسے دیے. جیسے ہی آپ پتہ چلائیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان پارٹیز نے پیسے کیسے اکٹھے کیے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر فارن فنڈنگ ہوئی ہے تو کس کس پارٹی کی ہوئی ہے, وہ بھی پتہ چل جائے گا. اسامہ بن لادن نے کس کو پیسے دیے, وہ خالد خواجہ کی پوری اسٹیٹمنٹ ہے, اس نے پبلکلی اس کی بیوی نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. یہ جو مولانا فضل الرحمان کو کدھر سے کون سے ملک سے پیسے, یہ بھی پتہ چل جائے گا سب کچھ. نواز شریف نے جو منی لانڈرنگ کی ہے اپنی نون لیگ کے جو وہ پارٹی فنڈز کے ذریعے, وہ بھی سامنے آ جائے گا. میں تو بڑا خوش ہوں, اور میں چاہتا ہوں, اور سب سے بڑا جو اس وقت مولانا فضل الرحمان ہے, اس کو مولانا کہتے ہوئے دینی مولانا عالم کی توہین ہے. یہ کرپٹ آدمی ہے جو صرف دین کو استعمال کرتا ہے اور مدرسے کے بچارے وہ طالب علموں کو استعمال کرتا ہے بلیک میل کرنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے. یہ بتایا کہ اس کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی کدھر سے ہیں. لوگ محنت کرتے ہیں, کوئی بزنس کرتا ہے, یہ بیٹھے بیٹھے ہی اربوں پتی ہے اس کے, اور فرنٹ مین کے ذریعے اس کے پیسے, بینامی اس کی جو زمینیں ہیں کدھر سے آئی ہیں, کیونکہ یہ ساری حکومتوں میں بیٹھا رہتا ہے, سب کے ساتھ مل کے, کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ یہ فتویٰ لگا دیتا ہے سب پہ. سارے اس کو ڈر کے اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے اور یہ پیسے بناتا رہتا ہے. اور یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے جی نیب کون ہوتی ہے مجھے بلانے والی, کیا یہ قانون سے اوپر ہے؟ یہ جو اس وقت جو پاکستان کے اندر جو آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, یہ تاریخی جنگ چل رہی ہے, قانون کی بالادستی کی جنگ چل رہی ہے. یہ جو چور ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے قانون کے نیچے نہیں ہیں, سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے, نواز شریف وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں, کیوں نکالا. جو ان کے اوپر الیکشن کمیشن, اس کے اوپر جب اگر ان کے اگینسٹ فیصلہ فنڈنگ میں آئے گا, یہ کہیں وہ نہیں ہم مانتے. ان کے اوپر جب نیب کوئی کچھ کہتی ہے وہ نیب کو نہیں مانتے. تو مانتے کس کو ہیں؟ اس کو مانتے ہیں جو ان کے حق میں فیصلہ کرے بس. اور یہ اور حق میں فیصلہ کرواتے کیسے ہیں؟ جس طرح انہوں نے وہ بریف کیس پہنچائے تھے وہ رفیق تاڑر نے جا کے ججز خریدنے کے لیے, جس طرح سپریم کورٹ کے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا ڈنڈے لے کے, یہ وہ لوگ ہیں.
ये माफिया है। और ये जो अब तारीखी जंग है, इंशाल्लाह ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती आएगी। ये बड़े बड़े डाकुओं को हमेशा के लिए ये जंग है, इनका असल ठिकाना जेल में है, और जब तक ये पैसे वापस नहीं करेंगे ये इंशाल्लाह जेल में रहेंगे। कामयाब किसान प्रोग्राम के हवाले से ये बड़ा जबरदस्त अच्छा इनिशिएटिव है। एट द सेम टाइमिंग जब सरहद पार दिल्ली में किसानों के साथ इतना जुल्म और ज्यादती हो रही है, मोदी रजीम में बहुत कुछ हमने देखा है और यहाँ पर सब कुछ उल्टा है। किसान आपकी तरफ देख भी रहे हैं, एग्रीकल्चर पैकेज कब तक आएगा और मजीद किसानों के लिए क्या होने जा रहा है? हमारी पूरी कोशिश है कि अब हम एक पूरी एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आए जो अगले 5 साल 10 साल तक जाए, जो कि हमारा पूरा चेंज कर दे एग्रीकल्चर जो सेक्टर सारा। इसका एक बड़ा पैकेज आ रहा है जो हमने अपनी पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा खड़ा करना है। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।